हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए परिवहन, जिसमें हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास दूसरी यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी परिवहन का आज हम लोग जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे, समझ गए। तो क्लास पर स्टार्ट करने से पहले हम यही कहेंगे कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे परिवहन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब वीडियो को क्या करते हैं बिना देरी किए क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, समझ गए। तो पहले हम थोड़ा सा पीछे की क्लास को चर्चा कर लेते हैं, समझ गए। पीछे की क्लास में हम आपको परिवहन के बारे में बताए थे ना। परिवहन बताए थे, परिवहन में क्या था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, परिवहन 2 मार्क्स में पूछता है, समझ गए। आपको क्या बताए थे, उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोत से हर एक कोशिका तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थ को उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, समझ गए। दूसरा हम आपको बताए थे जिस तरह से हम लोग में परिवहन होता है कुछ उसी तरह से पेड़ पौधा में भी होता है, जिसमें एक का नाम बताए थे जैवम और दूसरा का नाम क्या बताए थे, फ्लोएम। जैवम का काम है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना, समझ गए। तो आपको हम बता दिए थे 2 मार्क्स में यह भी पूछेगा, समझ गए। ये भी कितना नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में, और यह भी कितना मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स में, समझ गए। तो पीछे वाला वीडियो आप कृपया करके क्या करेंगे, देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए। तो पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं जैवम और फ्लोएम में अंतर, और जब अंतर पूछेगा तब 5 मार्क्स में पूछेगा, समझ गए। ये जब पूछेगा तब कितने नंबर में, 5 मार्क्स में पूछेगा, समझ गए। तो आप लोग कृपया करके पीछे वाला क्लास जरूर देखेंगे, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की, समझ गए। अब हम लोग मेन बात करते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन। हम लोग मेन बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन आखिर होता क्या, वाष्पोत्सर्जन क्या है, यानी वाष्पोत्सर्जन क्या, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी किसकी बात करेंगे, वाष्पोत्सर्जन क्या है। आखिर पेड़ पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है आखिर वो क्या है। देखिए, चलिए हम आपको एक पत्ता बना के दिखाते हैं। एक हम क्या करते हैं, अभी पत्ता बना के दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको एक पत्ता यहाँ पे शायद होगा, इसमें नहीं होगा शायद, इसमें शायद नहीं होगा। कोई पेड़ का हम एक पत्ता बनाते हैं, समझ गए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई पेड़ का एक पत्ता बनाते हैं, समझ गए। कोई पेड़ का हम एक क्या बनाते हैं, समझ गए। यहाँ पे हम कोई पेड़ का एक पत्ता बनाए, कोई पेड़ का एक हम पत्ता बनाए, और इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, समझ गए। इसमें छोटा छोटा क्या पाया जाता है, इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, समझ गए। इसमें छोटा छोटा क्या पाया जाता है, छिद्र। इसमें छोटा छोटा क्या पाया जाता है, एकदम छिद्र पाया जाता है, एकदम छोटा छोटा, समझ गए। इसमें एकदम छोटा छोटा क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। इसमें एकदम छोटा छोटा क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसे हम लोग रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटा छोटा छिद्र को रंध्र या इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसे हम, एस्टोमाटा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यानी पेड़ पौधा जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया करती है वो पत्ता में रंध्र होता है। पत्ता में क्या होता है, रंध्र, जिससे वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होते हैं। देखते होंगे आप, एक चीज गौर करके देखिएगा, जैसे हम लोग कपड़ा को खींचते हैं और उसे 1 से 2 घंटा यदि धूप में दे देते हैं, और इतना धूप हार्ड रहता है, अभी आधा से 1 घंटा में कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। यानी इसमें जो पानी था वो पानी क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। वो पानी क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। कुछ उसी तरह से आप एक पत्ता जो गाछ में लगा हुआ है वो पत्ता, और एक पत्ता गाछ में से तोड़ के आप नीचा में रख दीजिए, देखिएगा 2 घंटा में जो पत्ता को हम तोड़ के रखें वो पत्ता एकदम मोला जाएगा। जो पत्ता को हम तोड़ के रखें वो पत्ता 2 घंटा के बाद देखिएगा एकदम मोला जाएगा। लेकिन
पेड़ में जो पत्ता लगा हुआ वो नहीं मौलाता, लेकिन होता उसमें क्या है, वो जल जो है नीचे से लेता है, वो जल क्या करता है, नीचे से लेता है, और पत्ता से क्या होता है, वाष्प बन के उड़ता है, पत्ता से क्या होता है, वो वाष्प बन के उड़ता है। अब आप एक बात हमें बताइए, आप देखे होंगे पीपल का पत्ता सब देखे होंगे, यदि आप उसे ऊपर से यानी एक परत को आप हटाएंगे ना, तो देखते होंगे अंदर में मच्छरदानी की टाइप होता है, अंदर में क्या होता है, मच्छरदानी के तरह, उसी को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। अब बात करते हैं, जिस तरह से हम कपड़ा को खींच के यदि धूप में दे देते हैं, उसका पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, कुछ उसी तरह से ये पेड़ पौधा में जो पत्ता होता है, उसमें भी जो पानी जो होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। अब देखेंगे कितना भी गर्मी रहेगा, लेकिन आप किसी पेड़ के पास खड़ा हो जाए, आपको गर्मी नहीं एहसास होता, समझ गए, कितना भी गर्मी है, लेकिन किसी भी पेड़ के पास चले जाइएगा तो आपको ठंडा जरूर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वह ताप का भी संतुलन करता है, वो पानी क्या करता है, नीचे से खींचता है, ऊपर वाष्प बन करता है, नीचे से पानी लेता है, ऊपर वाष्प बना के क्या करता है, उसे उड़ाते चलता है, नीचे से पानी लेता है, ऊपर वाष्प बना के उड़ाते चलता है, समझ गए। तो वो पत्ता आप जो तोड़ेंगे, दो पत्ता, एक पत्ता तोड़ के आप नीचे रख देंगे, और एक पत्ता गाछ में लगा हुआ है, जो गाछ में लगा रहता है पत्ता देखेंगे हमेशा एकदम हरा भरा रहता है, लेकिन वही बात करते जो नीचा में तोड़ के रखे ना, वो एकदम सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुआ ही नहीं। जैसे कि आप देखे होंगे गेंदा का जो फूल होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसे पन्नी से बांध देते हैं, क्या करते हैं, उसे पन्नी से बांध देते हैं। अब जब पन्नी से बांधते हैं तो उसमें देखते हैं आप क्या, पानी आ जाता है, क्या आ जाता है, पानी, यानी उसमें भी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, समझ गए। अब एक ऐसा पेड़ है जो बताइए, पेड़ का जो है ना पेड़, उसका पत्ता, जैसे कि कोई पत्ता है, पेड़ का पत्ता है ना, वो कम से कम 1 घंटा में अपने वजन के बराबर पानी को क्या करता है, वाष्प बना के उड़ा देता है। यानी कोई भी पत्ता लगभग 1 घंटा में, पेड़ का एक पत्ता अपने वजन के बराबर पानी को क्या करता है, वाष्प बना के उड़ा देता है। मान लेते हैं ये पत्ता है 10 ग्राम का, कितने ग्राम का पत्ता है, 10 ग्राम का। यदि यह 10 ग्राम का पत्ता है ना, तो ये 1 घंटा में उतना पानी को क्या करेगा, उड़ा देगा। अब बात करते हैं हम, सबसे अधिक कौन ऐसा पौधा है जो सबसे अधिक पानी को वाष्प बना के उड़ाता है, बता सकते हैं, बताइए। एक लिप्टस नाम के पौधा है, कौन सा पौधा, लिप्टस। एक लिप्टस नाम के पौधा है जो एक दिन में 70 से 80 लीटर पानी को क्या करता है, वाष्प बना के उड़ा देता है। एक लिप्टस नाम के पौधा है जो एक दिन में 70 से 80 लीटर को पानी को वाष्प बना के क्या करता है, उड़ा देता है। इसीलिए देखते हैं वो पानी क्या होता है, नीचा से लेता है, ऊपर क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। अब वही पानी हम लोग को वर्षा के रूप में मिलता है, समझ गए, वही पानी क्या होता है, हम लोग को वर्षा के रूप में मिलता है। तब ना कहता है गाछ लगाओ, अब कहता है ना, जितना मतलब पेड़ लगाएंगे, जितना गाछ लगाएंगे उतना क्या होगा, पानी होगा, जितना पेड़ पौधा लगाएंगे उतना क्या होगा, पानी होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा को काट रहे हैं, इसीलिए हम लोग को क्या होता है, पानी की तकलीफ हो रहा है, समझिए। पानी क्या करता है, नीचे से लेता है और ऊपर वाष्प बना के उड़ा देता है, फिर वही पानी हम लोग को क्या मिलता है, वर्षा के रूप में मिल जाता है, समझ गए। तो ये यही होता है। अब कोई पौधा है, वो अपने जीवन काल में, औसतन अपने जीवन काल में अपने भार के 100 गुना पानी को क्या करता है, उड़ा देता है, वाष्प बना के, समझ गए। जैसे कि कोई पौधा है, मान लेते हैं हम 500 केजी का, 5000 केजी का, कोई पौधा कितना है, 5000 केजी का। अब ये अपने पूरे जीवन काल में 100 गुना पानी को क्या कर देगा, उड़ा देगा। अब इसे आप 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिए, 5 के 5 या 3 दो 5, यानी यह 5 लाख लीटर जो है पानी को जो है अपने पूरे जीवन में वाष्प बना के उड़ा देगा, समझ गए। ये अपने पूरे जीवन में कितना पानी को उड़ा देगा, वाष्प बना के, 5 लाख लीटर पानी को क्या करेगा, वाष्प बना के उड़ा देगा। यदि 5 कुंटल का गाछ होगा तब 5000 केजी, मतलब 1000 केजी का 1 कुंटल होता ना, ये 5000 केजी का होगा तब 5 लाख लीटर पानी को जब वाष्प बना के उड़ा देगा। और गाछ तो कितना कितना विशाल होता है, आप तो जानबे करते, समझ गए। तो सबसे अधिक जो वाष्प बना के बनाता है वो कौन सी पेड़ है, लिप्टस का एक पौधा है जो सबसे अधिक पानी को वाष्प बना के उड़ाता है, समझ गए। तो अब हम देखते हैं आखिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे इस पे, समझ गए। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछता है, वो देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछेगा वाष्पोत्सर्जन क्या है, या वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, समझ गए। तो पौधे के वायवीय भागों से, वायवीय मतलब रंध्र से, वायवीय मतलब रंध्र से, तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में
निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। देखिए पौधे के वायवीय भागों से जल जो है वाष्प के रूप में क्या होता है, निष्कासन मतलब बाहर निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधे के वायवीय भाग से रंध्र यानी एस्टोमाटा के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, यानी जल जो है वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्रों द्वारा यानी एस्टोमाटा इंग्लिश में कहते हैं, समझ गए, रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, और ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से किस में होती है, पत्ती में। हमने जो आपको इसका जो फोटो बनाया वो क्या चीज का फोटो है, यह पत्ती का फोटो। ये क्या चीज का फोटो है, पत्ती का, समझ गए, ये क्या चीज का फोटो है, तो पत्ती का, समझ गए। तो यह मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। पत्ती में हम आपको क्या दिखाए थे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें को रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, रंध्र या, एक मिनट, जिसको रंध्र या क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको रंध्र या क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। अब देखिए पौधे के जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यानी पौधा का जड़ से चोटी मतलब एकदम छिपन्नी तक, जिसको कहते हैं एकदम छिप तक चढ़ गया, समझ गए, जिसको एकदम छिप तक कहते हैं। तो जल का जो धारा होता है यानी पानी जो होता है लगातार नीचे से ऊपर प्रवाहित होते रहता है। लगातार नीचे से पानी जाता है पत्ता में, पत्ता से उड़ जाता है, नीचे से जाता है पत्ता में, पत्ता से क्या होता है, उड़ जाता है, नीचे से जाता है पत्ता में, पत्ता से क्या होता है, उड़ जाता है, एकदम लगातार होते रहता है क्रिया, समझ गए। अब यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। और यह जो है वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, खनिज और परिवहन में भी क्या करता है, सहायता करता है, समझ गए। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। यानी यह पौधा का तापक्रम यानी पौधा में जो है यह ताप का भी क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है, यानी उसमें टेम्परेचर का भी क्या किया रहता है, मेंटेन किया रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गाछ के पास जाते हैं हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है, समझ गए। जैसे एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है। यानी एक मकई का जो पौधा है यदि उसे वजन किया जाए तो 3 से 4 किलो का पौधा भी नहीं होगा। यदि मकई का जो गाछ होता है उसे यदि वजन किया जाए तो 3 से 4 लीटर का वो गाछ 3 से 4 केजी का गाछ नहीं है, लेकिन एक दिन में वो 3 से 4 लीटर पानी को क्या करता है, वाष्प बना के उड़ा देता है, समझ गए। जबकि एक सेब का पौधा इतने ही समय अंतराल में 10 से 20 लीटर जल का निष्कासन करता है, जबकि वही एक सेब का पौधा जो है वो उतना ही समय में यानी एक ही दिन में 10 से 20 लीटर पानी को क्या करते हैं, वाष्प बना के उड़ा देते हैं। एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 1 घंटा से कम समय में निकाल सकता है। यानी एक पत्ती का जो वजन होता है वो कम से कम 1 घंटा से भी कम समय में वो अपने पत्ती के वजन के बराबर क्या करता है, पानी को वाष्प बना के उड़ा देता है। क्या करता है, वाष्प बना के उड़ा देता है। क्या हो रहा है आज, यानी पत्ती क्या करता है, सुनिए, एक पत्ती जो है अपने वजन के बराबर 1 घंटा से कम समय में पानी को जो है वाष्प बना के क्या कर देता है, उड़ा देता है। यानी 1 घंटा भी समय नहीं लगने देता, वो अपने वजन के बराबर पानी को क्या करता है, वाष्प बना के उड़ा देता है, समझ गए, निकाल सकता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल को वाष्पित करता है। यानी एक अनुमान लगाया गया है जो एक पेड़ जो है अपने वजन के 100 गुना पानी को क्या करता है, अपना पूरा जीवन में वह वाष्प बना के उड़ा देता है, समझ गए। तो कुछ इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आपको लिखना है। अब हम लोग चलते हैं जंतु में परिवहन। किस पे चलते हैं, जंतु में परिवहन। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन, समझ गए, किस में परिवहन, जंतुओं में परिवहन। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मेन क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में परिवहन, समझ गए।
तो जंतुओं में जो परिवहन होता है वो कैसे होता है? तो जंतुओं में परिवहन होता है खून। किसका परिवहन होता है? खून का, यानी रक्त का। जंतुओं में जो परिवहन होता है किसका होता है? रक्त का। जंतुओं में जो परिवहन होता है वो किसका होता है? रक्त का। रक्त कहने का मतलब क्या होता है? खून। जंतुओं में जो परिवहन होता है वो किसका होता है? खून का। समझ गए? यानी रक्त का। किसका परिवहन होता है? रक्त का, यानी खून का। जंतु में जो परिवहन होता है वो किसका होता है? खून का। समझ गए? अब बात करते हैं हम, जंतु में जो परिवहन होता है किसका होता है? खून का। ये खून क्या होता है? यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। ये क्या होता है? देखिए, यह उत्तक होता है, लेकिन तरल संयोजी उत्तक। अब बताते उत्तक और तरल। तरल इसलिए इसे कहा जाता है चूंकि यह लिक्विड फॉर्म में होता है। चूंकि यह क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तरल उत्तक कहते हैं। और संयोजी यानी यह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए रक्त को क्या कहा जाता है? एक प्रकार का यह तरल संयोजी उत्तक। ये क्या है? रक्त क्या है बाबू? रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? एक प्रकार का यह क्या है? तरल संयोजी उत्तक। एक प्रकार का तरल संयोजी। संयोजी मतलब होता है जोड़ना। संयोजी उत्तक ये क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। समझ गए? रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। समझ गए? रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अब बताइए, जिसका रंग लाल होता है, खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल। वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल। वह हीमोग्लोबिन के खातिर होता है। किसके कारण होता है? रंग इसका लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। यानी तरल मतलब होता है लिक्विड, और उत्तक तो आप समझ करते हैं, टिश्यू को उत्तक कहते हैं। अब आपको पता है कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। समझ गए? अब ये तरल है। अब संयोजी मतलब क्या? यह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? एक दूसरे को जोड़ने का काम। यह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त का रंग लाल होता है, यानी खून का जो रंग होता है लाल होता है। लेकिन क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब एक बात आप बताइए, रक्त जो है एक आदमी में औसतन 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। अब रक्त का मान जो है, एक आदमी रक्त यानी खून कितना पाया जाता है? औसतन 5 से 6 लीटर। अब बात करते हैं खून को। आप देखे होंगे वह अम्लीय होते हैं, क्षारीय। आपको हम बताएंगे, आपके चैप्टर है अम्ल लवण भस्म, यानी अम्ल लवण भस्म। आपका जो अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। एक पीएच स्केल होता है। समझ गए? एक क्या होता है? पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल होता है, जिसमें सब कुछ बताया जाता है। ये पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से होता है। समझ गए? ये यहाँ रहता है 0 रहता है, यहाँ रहता है 7, और यहाँ रहता है 14। यानी 0 से जो 7 रहता है वो अम्ल रहता है। क्या रहता है? 0 से 7 तक क्या रहता है? अम्ल। और 7 से जो 14 रहता है वो क्या रहता है? क्षारी रहता है। क्या रहता है? क्षार। और यदि 7 पे है तो वो उदासीन रहता है। यदि 7 पे है तो क्या होता है? उदासीन। अब बात करते हैं, ये जो खून जो होता है हम लोग का, वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? खून क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब देखते होंगे कभी नाखून उखून काटते रहते हैं, धोखा से नाखून काटते रहते हैं, और धोखा से कट जाता है, तो क्या करते हैं? उसमें से खून बहने लगता है। अब खून बहने लगता है तो ज्यादातर आदमी क्या करते हैं? उसे मुंह में रख लेते हैं। उसे क्या करते हैं? मुंह में रख लेते हैं, तो चूसते हैं। तो खून को आप यदि चूसे होंगे तो देखेंगे वो खट्टा नहीं लगता है। देखना, लड़की सबको यदि कट जाए तो बाप रे बाप, लड़का को तो कट जाता, कहता दो, उतना उतना तो होते रहता है। तो लड़का को कटता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का सब तो कहता दो, उतना उतना होते रहता है। लड़की को थोड़ा सा लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है। समझ गए? और लड़का सबको तो उतना उतना से फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ गए? वो ऐसे मुंह में धर लेगा, तुरंत कहेगा कोई बात नहीं। तो खून का जो स्वाद होता है ना, वो क्षारीय होता है। खून का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है?
क्षारीय। खून का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, समझ गए। इसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय। और इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो 7.4 होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4। यानी आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, यदि क्षार है तो 7 से अधिक होगा, तो 7.4 यानी इसका पीएच मान कितना है, या क्या है, क्षारीय। अब बात करते हैं हम, एक मनुष्य में औसतन खून जो पाया जाता है यानी रक्त जो पाया जाता है वह 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, औसतन 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर पाया जाता है, समझ गए। एक मनुष्य में कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अब बात करते हैं एक चीज और हम, जो जैसे कि आप देखे होंगे वनस्पति विज्ञान का यदि हम अध्ययन करते थे, वनस्पति विज्ञान की, उसे हम बॉटनी कहते थे। वनस्पति का विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता था थियोफ्रेस्टस के द्वारा, उसे हम बॉटनी कहते थे। जब हम जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे थे तो उसे हम जूलॉजी कहते थे। यदि हम रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं यानी खून के बारे में पढ़ रहे हैं तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो अब बताइए। रक्त का अध्ययन हीमाटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन हीमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन, इसका अध्ययन, रक्त का अध्ययन, किसका अध्ययन, रक्त का अध्ययन। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमाटोलॉजी कहलाता है। हीमाटोलॉजी कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमाटोलॉजी कहलाता है। तो रक्त के बारे में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, रक्त के बारे में इतना ही लिखना है। आपसे यदि पूछेगा रक्त क्या है तो लिखेंगे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण में। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त एक मानव में औसतन 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और रक्त का अध्ययन हीमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमाटोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग जो रक्त जो है ना, आखिर ये बना कैसे, यानी इसका संगठक क्या सब है। अब ये बना कैसे कैसे हम सबसे पहले ये जानेंगे। जैसे अभी हम लोग का जैसे हाथ कट जाता है, सिर्फ हम देखते हैं खून, आखिर ये खून बना कैसे है, सबसे बड़का बात हमें ये जानकारी लेना, समझ गए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो रक्त का संगठक, किसका संगठक, रक्त का संगठक, रक्त का संगठक मतलब समझे आखिर यह बना कैसे है। रक्त का संगठक कहने का मतलब आखिर यह खून बना किस किस चीज से मिला है और ये बना कैसे। सबसे बड़का बात हमें ये जानना, रक्त का संगठक यानी रक्त बना कैसे, खून बना क्यों, वह यह 3 चीजों से मिलकर बना है। खून कितने चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हम लोग लिखते हैं खून कितने चीजों से मिलकर बना है, तो 3 चीजों से। हम सबसे पहले इधर बांटते हैं 3 भाग। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, आरबीसी, क्या बताया, आरबीसी। और हमने आपको क्या बताया, डब्ल्यू बी और सी। और क्या हमने बताया, प्लेटलेट। हमने और क्या बताया आपको, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स समझ गए। हमने आपको क्या बताया, खून कितने चीजों से बने हैं, संगठक, खून के रक्त के कितने संगठक है, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, समझ गए। अब ये आरबीसी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, आर से क्या होगा, रेड, बी से ब्लड और सी से सेल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आरबीसी का रेड ब्लड सेल। क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, समझ गए। अब डब्ल्यूबीसी का नाम क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल। क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल, समझ गए। अब प्लेटलेट का प्लेटलेट ही रहता है। अब इसे हिंदी में यदि हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आरबीसी को, यानी क्या हो जाएगा, आर से क्या होता है, रेड, रेड का क्या होगा, लाल, अब ब्लड मतलब रक्त, और ये सेल मतलब कोशिका, तो क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। क्या हो जाएगा, लाल रक्त, सेल मतलब क्या होता है, कोशिका, कोशिका। कहीं कहीं कनिका भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं।
और व्हाइट ब्लड सेल यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग, श्वेत रक्त कोशिका। क्या कहेंगे, श्वेत रक्त कोशिका। क्या कहेंगे, श्वेत रक्त कोशिका। अब प्लेटलेट का प्लेटलेट होगा, ठीक है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इसके बारे में अब हमें जानकारी विस्तार में लेना होगा। अब ये आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका जानकारी हमें विस्तार से लेना है। अब बात आता है ये आरबीसी बनता कहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं एक चीज जिसका नाम है अस्थि मज्जा। जिसका नाम क्या है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा और ये हो गया पलिहा। पलिहा को आरबीसी का, कब्रिस्तान का। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे थे। अब इसका जो निर्माण होता है, निर्माण आरबीसी का, इसका जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण इसका कहाँ होता है, निर्माण इसका जो होता है आरबीसी का अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अब देखिए, अस्थि मतलब होता है हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, अस्थि मतलब होता है हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। ध्यान से देखिए, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। अस्थि मतलब होता है हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। समझ गए, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं हम अस्थि मज्जा होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मीट वगैरह खाते होंगे, क्या, मीट, जैसे खस्सी का मीट हो गया, जैसे होता है ना, उसमें आप देखते होंगे लेग पीस, उसमें आप देखते होंगे लेग पीस। उस लेग पीस को आप देखते होंगे आदमी सब बहुत कतर के खाता है। उस लेग पीस को क्या करता है, आदमी सब बहुत कतर के खाता है। यानी अस्थि मतलब होता है हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। यानी हड्डी के अंदर में खोखला होता है। हड्डी के अंदर में क्या होता है, खोखला। उसी में ब्लड का निर्माण होता है। उसी में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। इसीलिए लोग क्या करता रहता है, उसे चूसता रहता है। उसमें क्या होता है, उसे प्रोटीन मिलता है, उसे मजा आता है। समझ गए, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। यानी हड्डी के अंदर में क्या होता है, मजा होता है। उसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। अब अस्थि मज्जा कुछ इस प्रकार का होता है। अस्थि मज्जा कुछ इस प्रकार का, समझ गया, ये हड्डी है। समझ गए, ये क्या है, यह हड्डी है। समझ गए, ये क्या है, ये हड्डी है। समझ गए, ये क्या है, यह हड्डी है। ये लेग पीस वाला क्या है, हड्डी। लेग पीस होता है ना, लेग पीस, ये लेग पीस वाला हड्डी है। अब उसे यहाँ से क्या किया गया है, बीच से फाड़ दिया गया, इतना दूर से क्या किया गया है, काट से हटा गया। अब उसके अंदर में कुछ आप इस तरह से देखते हैं, कुछ इस तरह से देखते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। समझ गए, इसी को क्या कहते हैं, ये अंदर में जो आता है इसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। समझ गए, इसीलिए लोग सब क्या करता है उसको, इसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। देखते हैं, ये लिखा भी है, देख रहे हैं, अस्थि मज्जा। इसी को आदमी क्या करता है, आराम आराम से चूस चूस के खाता रहता है। क्यों, क्योंकि ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। यानी ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। अब चलिए, अब ये ब्लड का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। और ब्लड जो मरता है, यानी आरबीसी ब्लड मतलब इसका निर्माण होता है और मर जाता भी है। यानी निर्माण होता है फिर मर भी जाता है, निर्माण भी होता है और मृत्यु भी होता है। इसीलिए अस्थि मज्जा का जो है ना कब्रिस्तान, प्लीहा को, प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा को। आपसे एग्जाम में पूछेगा जो अस्थि मज्जा का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या तिली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा या तिली को। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। और इसका कब्रिस्तान यानी इसका जो मृत्यु होता है वो कहाँ होता है, मृत्यु, मृत्यु कहाँ होता है, तिल्ली, तिल्ली या प्लीहा। अब दिखाते हैं ये तिल्ली या प्लीहा क्या होता है। एक चीज ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान, क्या याद रखेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान लिखेंगे, आरबीसी का, आरबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान,
आरबीसी का कब्ज स्थान क्या है बाबू? अभी हम आपको पता है, क्या बताएं? प्लीहा या तिल्ली। क्या बताएं? प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली। आरबीसी का कब्ज स्थान क्या है? प्लीहा या तिल्ली। यानी आरबीसी जो मरता है वो कहाँ पे मरता है? जाके प्लीहा या तिल्ली में। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब दिखाते हैं ये प्लीहा या तिल्ली कहाँ होता है, वो देखिए ध्यान से। यही है तिल्ली, समझ गए? इसी में क्या होता है? इसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्ज स्थान। आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्ज स्थान इसी को कहा जाता है। कब्रिस्तान इसी को कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। समझ गए? इसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। समझ गए? किसको? तिल्ली या प्लीहा को। किसको? तिल्ली या प्लीहा को। तिल्ली या प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह यहाँ पे रहता है, पेट के बगल में रहता है। समझ गए? यह पेट के बगल में रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे, या हड्डी के बीच में। इसी को क्या कहा जाता है? तिल्ली कहा जाता है, यानी प्लीहा कहा जाता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और उसका कब्ज स्थान कौन है? तिल्ली या प्लीहा। यानी निर्माण होता है हड्डी में, अब वो जाके मरता कहाँ पे है? प्लीहा या तिल्ली में। इसीलिए उसका क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। यानी आरबीसी का जो कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तिल्ली या प्लीहा को कहा जाता है। समझ गए? अब बात करते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? केंद्रक नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं इसका जीवन काल। इसका अब बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? जीवन काल की। इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन का। समझ गए? जीवन काल। एक मिनट रुक जाइए तो। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना दिन का होता है? जीवन काल। जीवन काल। जीवन काल कितना होता है? यानी मरता है कितना दिन में? 20 से 120 दिन में। कितना दिन में? 20 से 120 दिन। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। समझ गए? इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। इसमें केंद्रक नहीं होते। इसमें केंद्रक नहीं होते। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जब पता है आपको केंद्रक यदि इसमें नहीं पाया जाएगा तो इनका डीएनए टेस्ट नहीं होगा, फिर इसका डीएनए टेस्ट नहीं होगा, फिर इसका डीएनए टेस्ट नहीं होगा। यानी जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा उसका डीएनए टेस्ट, यानी इसका डीएनए टेस्ट भी नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा? डीएनए टेस्ट भी नहीं होगा। समझ गए? एक मिनट रुक जाए, सब में ESPS दे देते हैं। समझ गए? इसमें डीएनए टेस्ट नहीं होगा, इसका डीएनए टेस्ट नहीं होगा। समझ गए? डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट टेस्ट नहीं होगा। समझ गए? नहीं होगा, इसका डीएनए टेस्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डीएनए टेस्ट मतलब समझे, केंद्रक मतलब समझे। अब कोशिका चैप्टर जो आप पढ़े होंगे, वो कोशिका चैप्टर में आपको केंद्रक सब के बारे में जानकारी क्लास 9th में ही मिल गया होगा। कोशिका क्या है, उत्तक क्या है, उसी सब में आपको मिल गया होगा। समझ गए? डीएनए में होता है क्या? जीन होता है। डीएनए में क्या होता है? जीन। उसी जीन से हम आपको एक मिनट बताइए देते हैं, जब चर्चा आइए गया है तो। जैसे यह एक कोई कोशिका है, या क्या कोई कोशिका है बाबू। कोशिका इतना छोटा होता है जिसे हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। कोशिका इतना छोटा होता है उसे हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। ये कोशिका के अंदर होता है एक केंद्रक। क्या होता है? एक केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर में एक होते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर में क्या होता है? केंद्रिका। ये हम आपको क्या बताइए, क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। और ये हम आपको क्या बताइए, क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। और इसके अंदर में ये क्या है? ये केंद्रिका है। ये क्या है? केंद्रिका। ये क्या है? केंद्रिका है। और इसी के अंदर में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए। समझ गए? इसी के अंदर में क्या पाए जाते हैं? डीएनए। यानी जीन होता है और जीन में क्या होता है? डीएनए। डीएनए पाया जाता है और डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। समझ गए? डीएनए में क्या होता है? जीन। और जीन का मतलब ये होता है जैसे पिता वाला गुण बेटा पे आता है, यानी बाप वाला गुण किस पे आता है? बेटा पे आता है। यानी पिता वाला गुण किस पे आता है? पुत्र पे। वो किसके कारण आता है? वही जीन के कारण। वो किसके कारण गुण आता है? वो जीन के कारण। देखते नहीं कभी कभी कोई गलती करते तो मम्मी सब क्या कहते? एकदम अपने बाप पे चला गया। समझ गए? कुछ इसी तरह से।
तो अब देखिए आरबीसी का मतलब क्या हो गया, रेड ब्लड सेल, और इसे या हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कोशिका। निर्माण अस्थि मज्जा में, मृत्यु तिल्ली या प्लीहा में। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और इसीलिए इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता। समझिए, इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता। अब बात करते हैं इसका काम क्या, इसका आरबीसी का काम। ये आरबीसी जो है ना, इसका कार्य यहाँ पे लिख देते हैं। इसका कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन करना। ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना। इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, समझिए इसका काम क्या है, ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑक्सीजन पहुंचाना, लिख देते हैं ऑक्सीजन पहुंचाना। इसका काम क्या, ऑक्सीजन पहुंचाना। इसका काम क्या, ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करते हैं हम, डब्ल्यूबीसी की। अब बता दिए हम डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, श्वेत रक्त कोशिका। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इसका भी निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। इसका भी निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। यानी ब्लड का जो पूरा निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। समझ गए, इसका भी निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। और इसका भी मृत्यु कहाँ होगा, तो प्लीहा में। मृत्यु कहाँ होगा, प्लीहा या तिल्ली में। समझ गए, इसका भी मृत्यु कहाँ होगा, तिल्ली या प्लीहा में। समझ गए, तिल्ली या प्लीहा में। इसका जो जीवन काल होता है, इसका जो जीवन काल होगा वो होता है 12 से 20 दिन का। कितना होता है इसका जीवन काल, 12 से 20 दिन का जीवन काल। जीवन काल कितना होता है, 12 से 20 दिन। समझ गए, इसका जीवन काल कितना होता है, 12 से 20 दिन। समझ गए, इसका जीवन काल कितना होता है, 12 से 20 दिन। अब बात करते हैं, और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए इसका डीएनए टेस्ट होता है। और इसका डीएनए टेस्ट होता है, इसका डीएनए टेस्ट होता है। तो कभी भी टेस्ट जो होता है, हम लोग को कभी भी डॉक्टर साहब जब खून लेते हैं, यानी उस समय जो टेस्ट होता है वो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का टेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। और इसमें केंद्रक होता है, जिसके कारण इसका डीएनए टेस्ट होता है। इसका डीएनए टेस्ट क्या होता है, इसका डीएनए टेस्ट होता है। समझ गए, इसका डीएनए टेस्ट क्या होता है, डीएनए टेस्ट होता है। समझ गए, इसका डीएनए टेस्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या पता है, इसका काम क्या आपको पता है, इसका काम है रोग से सुरक्षा प्रदान करना। किससे, रोग से। यानी कोई तरह के रोग, यानी कोई तरह के जो बीमारी आता है तो उससे ये डट कर सामना करता है। समझे, कोई तरह की जो बीमारी आता है ना उसे क्या करता है, डट के सामना करता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, कोई भी बीमारी से क्या करता है, ये लड़ता है, ये उसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और कोई बात नहीं, जो आएगा देख लेंगे। समझे, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, यह हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए, कोई भी आएगा देख लेंगे। समझ गए, यह इसका काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। और इसका काम क्या होता है, रोगाणुओं से लड़ना। किससे, रोगाणुओं से। रोगाणु, इसका काम क्या है, रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। समझ गए, इसका काम क्या है, रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। अब बात करते हैं हम प्लेटलेट की। किसकी बात करते हैं, प्लेटलेट की। तो इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। समझ गए, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। और इसका भी मृत्यु कहाँ होता है, इसका भी मृत्यु प्लीहा में होता है। कहाँ पे होता है, प्लीहा या तिल्ली में। समझ गए, तिल्ली या प्लीहा। अब बताते हैं, अब इसका जो जीवन काल होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो जीवन काल, इसका जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन होता है। कितना होता है, 7 से 10 दिन। कितना होता है, 7 से 10 दिन। इसका जो काम होता है, यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, स्तनधारी प्राणी में। और इसका काम है खून को थक्का बनाना। क्या करना, खून को थक्का बनाना। जब कभी नाखून वगैरह काटते रहते हैं और खून क्या होता है, कट जाता है, तो ये खून जो है थोड़ा दाब देता है, खून रुक जाता है। तो वो प्लेटलेट्स के कारण, किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट क्या करता है, खून को थक्का बनाता है। क्या करता है, खून को थक्का, जैसे तरह से कहते हैं जाम कर देता है। वो क्या कर देता है,
खून को गाढ़ा कर देता है, समझ गए। तो प्लेटलेट की जिसमें कमी होगा, जैसे कट गया, अब इसे दाब दिए, खून रुक गया, यानी उसमें प्लेटलेट है, और जिसका खून नहीं रुक रहा है, समझ लीजिए उसमें प्लेटलेट की कमी है। तो प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए कोई अनार, सेब, संतरा खाने से प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। एक कीवी नाम का फल आता है, एक कीवी नाम का फल आता है, किस नाम, क्या नाम का फल आता है, एक कीवी नाम का, कीवी। अब इसे पपीता भी आप खा सकते हैं, पपीता भी खा के आप क्या करते हैं, प्लेटलेट को मेंटेन कर सकते हैं। और ये खास करके स्तनधारी प्राणी में पाए जाते हैं, यानी स्तनधारी प्राणी कहने का मतलब जो अपने बच्चा को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, जो जीव अपने बच्चा को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, जैसे मानव, समझ गए, मानव सब, ये सब क्या है, अपने बच्चा को दूध पिलाते हैं। यह किस में पाए जाते हैं, स्तनधारी प्राणी में। यह किन में पाए जाएंगे, स्तनधारी प्राणी में, समझ गए। यह किन में पाए जाएंगे, तो स्तनधारी प्राणी में, समझ गए, स्तनधारी में, समझ गए। ये किस में पाए जाएंगे, स्तनधारी में। और इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य रहेगा खून को थक्का बनाना, किसको, खून को थक्का बनाना, समझ गए, थक्का, थक, इसका मुख्य काम क्या रहेगा, खून को थक्का बनाना, समझ गए। तो यही इसका प्रोसेस था। हमने जितना बताया बस वही इसका आंसर में है। और यह क्वेश्चन जब भी पूछेगा पूरे 5 नंबर पूछेगा, कितने नंबर पूछेगा, पूरे 5 नंबर में। हमने जितना बताया बस उतना ही आंसर लिखा है, बस इतना आप देख लीजिए ना, बस इतना समझ लीजिए ना, बस काफी है 5 नंबर आपके झोला में, समझ गए। बस थोड़ा हल्का सा आपको घर पे रिवाइज करना है, समझे, किस तरह से हमने बताया। आरबीसी का मतलब क्या बताया, आरबीसी बताए, आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कोशिका, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु परिहान होता है, जिसका क्या कहते हैं, मृत्यु परिहान होता है, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं होता। और इसका मेन काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना, क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका, और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु परिहान होता है, और इसका जो जीवन काल होता है 12 से 20 दिन का होता है। उसके बाद इसमें डीएनए टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसका काम है हमें बीमारी से लड़ना, यानी सुरक्षा से, रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करना। और प्लेटलेट का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, उसका मृत्यु प्लीहा में होता है, जिसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है, और यह स्तनधारी प्राणी में पाए जाते हैं। और इसका काम है खून को थक्का बनाना, क्या बनाना, थक्का बनाना। तो आप पपीता खा के भी प्लेटलेट क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं आखिर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता किस तरह से। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, जंतुओं में परिवहन पढ़ रहे हैं ना, कहेगा रक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठक का वर्णन करे। और यह जब पूछेगा वो 5 मार्क्स में पूछेगा, कितने नंबर पूछेगा, 5 मार्क्स में, समझ गए। ये कितने नंबर पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। तो रक्त क्या है, हम आपको क्या बताते, यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, जिसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। लिख देंगे, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी तरल संयोजी, तरल मतलब होता है लिक्विड, संयोजी कहने का मतलब यह एक दूसरे से जोड़ता है। और कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, समझ गए। ये क्या करता है, एक दूसरे को, कोशिका को क्या करता है, सब में सबको जोड़ने का काम करता है। ये खून जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्टेड टिश्यू इसे कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कनेक्टेड टिश्यू, समझ गए। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, कनेक्टेड टिश्यू, यानी एक दूसरे को क्या किया है, कनेक्ट किया है, एक दूसरे को क्या किया है, कनेक्ट किया, यानी जोड़ने का काम करता है। संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना, समझ गए। तो यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, जिसका रंग लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और एक मानव में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और रक्त का अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं, समझ गए, हिमेटोलॉजी कहते हैं। और पुरुष की अपेक्षा महिला में आधा से 1 लीटर खून क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है, क्योंकि वो क्या करेगी, उसे परेशान कर करके उसका आधा लीटर 1 लीटर खून खा जाएगा, समझ गए। उसे परेशान कर करके वो आधा से 1 लीटर खून को मैनेज कर देगा, समझ गए, तो माथा चाट चाट के, समझ गए। तो यही रक्त के बारे में आपको लिखना था। अब कहता है इसके प्रमुख संघटक क्या है। संघटक कहने का मतलब ये बना क्या क्या चीज है, हम आपको बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो सबके बारे में हम क्या करेंगे, बारी बारी से लिख देंगे, सबके बारे में क्या करेंगे, बारी बारी से लिख देंगे। रक्त के प्रमुख संगठक निम्नलिखित है, जिसमें पहला क्या हम आपको बताए थे, आरबीसी, क्या बताए थे, आरबीसी।
इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हम आपको क्या बताए थे, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका, जिसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यानी मृत्यु कहाँ पे होता है, प्लीहा या तिल्ली में। यानी आरबीसी सब क्या होता है, बनते रहता है और मरते रहता है, बनते रहता है और मरते रहता है। बनता है कहाँ पे, अस्थि मज्जा यानी हड्डी में, जिसे आप लोग मांस जब खाते हो उसे चूस चूस के खाते हैं। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, यानी हड्डी के अंदर में मज्जा होता है, समझ गया। तो इसीलिए आदमी क्या करता है, उसे चूस चूस के खाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, समझ गया। और मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा या तिल्ली में, जो हम आपको फोटो दिखा दें, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। इसमें क्या होता है, प्लीहा या तिल्ली में आरबीसी मर जाता है, समझ गए। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं होता है, समझ गए, डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, इसे याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और इसका प्रमुख कार्य होता है शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। और आरबीसी का हम काम क्या बताए थे, इसका मेन काम क्या, शरीर के हर एक कोशिका तक क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना। क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, समझ गए। अब बात करते हैं हम आपको डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी का। तो क्या बताए थे, इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होता है या तिल्ली में होता है। और इसका जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। और यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह क्या करता है, शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मेन काम क्या है, शरीर को हमें कोई भी तरह के रोग से क्या करता है, बचाता है, समझ गए। और डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का जो सबसे बड़का कोशिका क्या कहते हैं, उसे मोनोसाइट कहते हैं। जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट कहा जाता है। यानी सबसे छोटी कोशिका को मोनोसाइट और सबसे बड़ी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। और जब भी टेस्ट होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है, समझ गए, इसे लिम्फोसाइट कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट की। किसकी बात करते हैं, प्लेटलेट की। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल कितना होता है, 7 से 10 दिन का होता है। कितना होता है, 7 से 10 दिन का होता है। और यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है, स्तनधारी प्राणी में। और इसका प्रमुख कार्य होता है खून को थक्का होता है, थक्का करना होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, खून को थक्का करना होता है। और इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो यही 3 चीज से खून बना था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट का मेन काम क्या है, खून को थक्का बनाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, रोगाणु से लड़ना। और आरबीसी का काम क्या है, हमें हमारे हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, समझ गए। और यही है। अब बात करते रक्त का कुछ, ये है क्या कहते हैं, रक्त का कुछ कार्य, प्रमुख कार्य है, जैसे ऑक्सीजन को पहुंचाना, रोगाणु से लड़ना। चूंकि रक्त बना है ये 3 चीज है ना, सीधे रक्त पूछा, रक्त का प्रमुख कार्य लिखे, तो तीनों के बारे में हमें बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी बात है जिसे चर्चा कर लेंगे। और कल मानव हृदय के बारे में बताएंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीका से आपको एकदम पूरा फिगर याद करा देंगे। प्लेटलेट कुछ इस कदर से होता है, समझ गए। प्लेटलेट कुछ इसी तरह से होता है। आप देखेंगे, कहेंगे जैसा हाथ जो कट जाता है, खून जो निकलता है, तो कुछ इस तरह से कहाँ दिखता है, नहीं, उसे क्या करेंगे, एक शीशा पे घास देंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो कुछ इसी तरह से आपको दिखेगा, समझिए। रक्त के प्रमुख कार्य को लिखे, तो रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। वह शरीर के तापमान को संतुलन करना। शरीर के तापमान को क्या करता है, संतुलन करता है। क्यों संतुलन करता है, चूंकि इसमें ऑक्सीजन जाता है और आता है, और खून क्या होता है, चलते रहता है। और आपको पता है शरीर के टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, खून करता है। और श्वसन क्रिया के दौरान बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ा तक पहुंचाता है। और श्वसन क्रिया यानी जब हम सांस लेते हैं और हमारे हर एक कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे फेफड़ा तक जो लेके आता है, वो कौन लेके आता है, खून ही लेके आता है। और शरीर को रोगाणुओं से भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और फाइब्रिनोजेन एंजाइम रक्त को थक्का करता है। फाइब्रिनोजेन एंजाइम क्या रक्त को क्या करता है, थक्का करता है, जो प्लेटलेट में होता है। जो किसमें होता है, प्लेटलेट में होता है। हम आज चाहते हैं आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।
कल की जो क्लास होगा, चूंकि यह मानव का हृदय, ये क्या है, हृदय का सचित्र वर्णन है, यानी हृदय का फोटो के साथ कर रहा है बनाने के लिए। तो हृदय को कल हम फोटो के साथ बहुत विस्तार में बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो कल इस चैप्टर को खत्म कर लें, समझे। कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को क्या कर लें, खत्म कर लेंगे। तो कल आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। समझ गए, आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा बाबू कमेंट में जरूर बताएं, क्लास कैसा लगा यह हमें आप जरूर बताएंगे, समझ गए। और वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ गए। कमेंट जरूर करके हमें आप बताइएगा जो आपको क्लास कैसा लगा। और आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।